ट्रम्प की उम्र या ट्रम्प के जो लक्षण है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग ठीक से काम भी नहीं कर रहा है ना। अमेरिका के वो नीतीश कुमार हो सकता है न बन जाए कुछ दिन में। ब्रिक्स कंट्रीज चाहती हैं कि डॉलर को हम डोमिनेट ना करने दें। मैं एक सवाल पूछता हूं, आज तक अमेरिका ने कितना युद्ध जीता है, आप बता दीजिए। एक भी युद्ध यूएसए ने नहीं जीता है, एक भी युद्ध। अफगानिस्तान से भाग गए वो लोग, ईरान ट्रेड से भाग गए। उस मीटिंग को देख के मुझे ऐसा लगा कि विधायक की मीटिंग में शहबाज शरीफ पार्षद के जैसे घूम रहे हो कि कोई विधायक हमारे तरफ ध्यान दे। नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो चाहते ही हैं कि हम चर्चा में बने रहें। जी, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो आज एक बार फिर से ऐलान कर दिए कि हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। हमारे साथ हर्षित हैं। हर्षित न्यूज रूम में हमारे जियो पॉलिटिकल जो टॉपिक्स होते हैं उसे देखते हैं, और हमारे साथ रोहित हैं जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, और अपडेट्स जो भी आते हैं उसके बारे में लगातार ये खबरों को देखते रहते हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हर्षित से बात करते हैं, क्योंकि हर्षित इसको देख रहे थे। क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप जी को, अमेरिकी राष्ट्रपति को? देखिए, परेशान है क्या बहुत ज्यादा? कोई ना कोई ऐसा शख्सियत होता है ना आसपास जो चाहता है कि हम हमेशा लाइमलाइट में रहें। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये टैरिफ जो है शुरुआत में जब लगा तो 25% का लगा, फिर 50% का लगा, और आज 100% लगा दिया। जबकि ट्रंप ने यह कहा है कि हमने 100% टैरिफ भारत पे इसीलिए लगाया है क्योंकि एक समय था। इसका आपको स्टोरी बताते हैं। हार्ले डेविडसन एक बाइक की कंपनी है जो यूएसए मैन्युफैक्चर करता है। उस समय ट्रंप ने ये उसमें कहा कि हार्ले डेविडसन जब भारत में आ रहा था तो भारत हमसे 200% टैरिफ वसूल रहा था, हमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा रही थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम भारत पे 100% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, टैरिफ का गेम बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत सारा फैक्टर्स है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यूएसए से वेपन्स डील नहीं कर रहे हैं, हम रशिया से सुकोई खरीद रहे हैं, यूएसए का F-16 फाइटर जेट नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए वो भड़के हुए हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये रशिया से तेल खरीद रहे हैं इसीलिए। अब देखिए, कल एक न्यूज आई है कि भारत रशिया से ही क्रूड ऑयल ले रहा है और वही क्रूड ऑयल को यूक्रेन सप्लाई कर रहा है। ठीक है, यूक्रेन खरीद रही है क्योंकि रेट रिटेलिएट हो रहा है। बहुत सारा फैक्टर्स है, और इसमें सबसे अहम सवाल मैं दोनों को आपको बताना चाहूंगा जो मैंने अभी तक नोटिस किया है। ये टैरिफ बेसिकली जियोपॉलिटिकल वॉर है, एक दबदबा है जो बनाना चाहता है। क्योंकि हमें याद रखना होगा, पिछले 30 सालों से हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक था। बिल क्लिंटन ले लीजिए, आप बराक ओबामा ले लीजिए, जो बाइडेन के साथ भी ठीक था। अचानक इनको क्या हो जाता है अप्रैल के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास करके, कि ये जो टैरिफ का गेम है वो बढ़ गया है। इसके बारे में रोहित जी आप क्या बोलते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नीतियों से ज़्यादा सुपीरियर बनने की ख्वाहिश है ट्रंप की। दूसरा, ट्रंप की उम्र या ट्रंप के जो लक्षण है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग ठीक से काम भी नहीं कर रहा है ना। अमेरिका के वो नीतीश कुमार हो सकता है न बन जाए कुछ दिन में। तो लेकिन ये आपको अच्छे से समझना होगा कि अमेरिका कुछ सालों से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जो उसके पास वो विश्वगुरु का टैग था, है ना, जो ताऊ बन जाता था हर वॉर में, वो गंवा रहा है उसका। दूसरा, हथियारों का जो मार्केट एक बहुत बड़ा था वो, और अब क्या है, देश में जो इंटरनल वॉर होते थे जिस तरीके से, जैसे सीरिया वगैरह का हमने देखा, अब वो सिमट रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें, बहुत सारे बदलाव हैं। तो अब अमेरिका का जो मार्केट है वो सिमट रहा है। दूसरा, पाकिस्तान जो उसका एक बहुत बड़ा मार्केट था एक समय में, वो पाकिस्तान भी मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो कंगाल हो चुका है। मतलब ठीक है, आतंकवाद का उसने सहारा लिया, लेकिन अब आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। इसे थोड़ा सा व्यापक तौर पे समझते हैं। जी, 100% टैरिफ की उन्होंने ऐलान कर दी है। ये बताइए कि इसका असर कैसे होने वाला है, क्योंकि अभी एससीओ समिट होने हुआ है। क्या चाहता क्या है अमेरिका? मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि भारत उसके साथ जो है मजबूरी में रहे, वो जो बोले वो करे? और एक खबर ये भी आई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट किया कि नोबेल प्राइज जो चाहते हैं उसको लेकर भी भड़के हुए हैं वो। आखिर ये परेशान है क्यों? मुझे मतलब ये कारणों में तो ये बात आ रही है कि नोबेल प्राइज चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नोबेल प्राइज के लिए भारत डोमिनेट कर देगा तो वो खुश हो जाएंगे। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि भारत ने गुट निरपेक्षता चुनी। रशिया यूक्रेन वॉर मुझे लगता है 3 साल लगभग हो गए होंगे या होने जा रहे हैं, लेकिन भारत ने कभी यूक्रेन के तरफ से, मतलब उस तरीके से, उसने हमेशा ये कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी इस तरह से नहीं कहा कि हम यूक्रेन के
तरफ से खड़े हैं, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर रहा है, बहुत पूरा इंदिरा गांधी के समय से, उसके भी पहले से। इसमें एक पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे। ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एससीओ समिट के बाद क्या हुआ। देखिए, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि लगातार जो है ना वहाँ के राष्ट्रपति जो भवन है वहाँ, तो सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता जो है बहुत अजब अजब तरह के बयान दे रहे हैं। तो बताइए, इसमें 2-3 चीजें हैं, हमें समझना होगा। ब्रिक्स का जो ग्रोथ है, पहले हमें समझना होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज में टोटल 11 कंट्रीज हैं अभी। आप अगर उन 11 कंट्रीज का जीडीपी देखिएगा तो 28 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। ठीक है, नाटो में आपने सुना होगा कि अमेरिका कभी कहता है कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, कभी हम बन जाएंगे। नाटो का कुछ ज्यादा है। तो आप कंपेयर करिए, एक तरफ 31 कंट्रीज है, 30 से ज्यादा देश हैं, एक तरफ 11 देश हैं, वो भी छोटे मोटे देश, अभी हाल फिलहाल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज, डी डॉलराइजेशन हमेशा चर्चा में आ रहा है। ये फैक्टर बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये भी मुख्य कारण, को बताइए, ये मुख्य कारण है, हम आपको बता देना चाहेंगे। जब से यूएसए एक सुपीरियर पावर बना है पूरे वर्ल्ड में, वो डॉलर से ट्रेड कर रहा है। हम सब डॉलर से ट्रेड करते आ रहे हैं, लेकिन अभी 2012-13 के बाद से क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है वो 3 दिशाओं में बंट गया है। ब्रिक्स कंट्रीज चाहती हैं कि डॉलर को हम डोमिनेट ना करने दें। डॉलर डोमिनेट करता है तो क्या होता है कि फॉरेन करेंसी में ट्रेड हो रहा है। फॉरेक्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो पुतिन इसका चर्चा ज्यादा करते हैं, और पुतिन इसका चर्चा ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि जब यूक्रेन से उनका युद्ध हो रहा था तो यूएसए ने और नाटो कंट्रीज ने उनके साथ ट्रेड डील ऑफ कर दिया था। तो अब वो किस करेंसी में ट्रेड करेंगे, ये सवाल है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को आप छोड़ दीजिए, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, वो लोग एक नया डॉलर, एक नई करेंसी की तलाश में हैं, और ये भी कहीं ना कहीं ट्रंप को चुभता है। दूसरा चीज, मैं एक सवाल पूछता हूं, आज तक अमेरिका ने कितना युद्ध जीता है, आप बता दीजिए। एक भी युद्ध यूएसए ने नहीं जीता है, एक भी युद्ध। अफगानिस्तान से भाग गए वो लोग, ईरान ट्रेड से भाग गए। अभी जब बीच में हो रहा था तो ईरान में 1400 किलो का बॉम्ब डाल देते हैं पीछे से आकर के, जो इजराइल के साथ युद्ध चल रहा था। इतना बड़ा सुपर पावर है आप एक भी वॉर नहीं जीत पाए अब तक। छोटे देश से भी आप नहीं जीत पाए। मुझे लगता है उनका इरादा कभी जीतने का रहा भी नहीं। बिल्कुल। तो वो मार्केट वाला जो खेल है उनका। दूसरा, इसमें चाइना को नहीं भूलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि चाइना जब से इस होड़ में शामिल हुआ है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म हो, आप देखे होंगे रशिया और चाइना भी ठीक ठाक इस मामले पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो चाइना से भी डर सता रहा है। इस वजह से भारत पर मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपना पकड़ रखना चाहते हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि दबोच के रखना चाहते हैं, ताकि यहाँ से वो, जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, एग्जैक्टली वो फंडिंग कहाँ से आई थी, वो फंडिंग कहाँ से आई, और उसमें कई थ्योरी चली। मतलब अमेरिका का ये खुरापात हमेशा करते रहते हैं, ये कहाँ क्या करवाएं। उसमें आप देखेंगे एक स्टोरी की थी विनय सुल्तान ने, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने सीधे तौर पर तथ्यों के साथ ये बात रखी थी कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना भागी, दिल्ली भी आई थी वो आई, उसमें सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ था। उसका कारण था यूएसए अपना वहां एयरबेस बनाना चाहता है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, भारत पर नजर रखी जा सके। अच्छा, है ना? अमेरिका की इरादा पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप की इरादा को समझना चाहते हैं। भारत में कुछ होता है, जो सत्ता में बैठी पार्टी है कुछ करती है तो लोग प्रेशर बनाते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं, वहाँ उनको फर्क नहीं पड़ता क्या? देखिए, हम लगातार न्यूज देख रहे हैं कि वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं सब लोग बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कई तरह के बयान आते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसमें एक नारा जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो एक नारा चर्चा में था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है या जो इंटरनल लोग हैं वहाँ जो नागरिक हैं, वो लोग खाए गए हुए लोग हैं, वो बेसिक तौर पे वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, है ना। उनके वेजेज अच्छे हैं, गरीबी कम है। जैसे कनाडा के मुकाबले अमेरिका बहुत आगे है, मतलब उनके ही आसपास से मैं तुलना देता हूँ। तो वहाँ पर चुनाव केवल इसी आधा, मतलब मुझे लगता है 60-70% इसी मुद्दे पे होता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहने वाली है। तो आप नारा देते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको याद होगा बाइडेन जब चुनाव नजदीक आए तो वो ढीले पड़ने लगे, अस्वस्थ रहने लगे थे। तो वहाँ पर ये नैरेटिव बिल्ड किया गया चुनावों में कि जब ये यहाँ पे लीड नहीं कर पा रहे हैं तो ये पूरी दुनिया को कैसे चलाएंगे। और अमेरिका में बहुत बड़ा जो है एक पूरी आबादी है जो मानती है कि अमेरिका को ही पूरी दुनिया को, ब्रिटेन कमजोर हो गया, फ्रांस की वो स्थिति रही नहीं, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे होगा? भारत को धमका के,
हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट करा के, पाकिस्तान को समय समय पे ईरान में बॉम्बिंग करके, ईरान में बॉम्बिंग करके। तो ये पूरी लड़ाई उसकी है, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि रिपब्लिकन, जैसे क्या है, ट्रम्प इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, तो उनको आगे का भी तो नैरेटिव सेट करना है। वो चाह रहे हैं कि मैं आगे निकलूं। देखिए, ओबामा एक बहुत बड़ा नाम हुए इतिहास में, उन्होंने ओसामा वाला जो किया एबटाबाद में, उसके बाद से अब ये चाहते हैं ओबामा जैसे, हालांकि हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि ओबामा पर्याप्त संवेदनशील भी दिखे हर मौके पे और आक्रामक भी दिखे, लेकिन वो उनके अंदर नेता का गुण था। जब वो कहते हैं कि ओसामा को हमने मार दिया है, वो कितनी विनम्रता से ये बात कहते हैं। ये क्या कहते हैं, किसी भी आतंकवादी का नाम लेंगे, ये दो शब्द बोलेंगे कि उसको हमने कुत्ते की मौत मार दिया। तो दोनों की पॉलिटिक्स में अंतर। ये चाहते हैं कि हम विश्व गुरु के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका और पूरी दुनिया याद डोमिनेट होना चाहते हैं, मतलब डोमिनेट करना चाहते हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लगता है, ये इकोनॉमी इतनी खुल चुकी है, हर्षित इसको बेहतर बता पाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी इतनी खुल चुकी है कि अब अमेरिका और डॉलर वाली जो दादागिरी की बात है, अब वो हो नहीं सकती। आप देखिए ना, चाइना से हमारा कितना तनाव था, लेकिन हमने उसका मार्केट नहीं बंद किया। सबसे बड़ा ग्राहक भारत इस वक्त तो है ही नहीं, अगर सबसे बड़ा है तो बड़ा ग्राहक है, वन ऑफ दी है, हाँ, वन ऑफ दी है। तो आपको ये समझना होगा, मार्केट खुल चुका है। अब अमेरिका जैसे चाहता था कि जहां चाहेगा वहां युद्ध करा लेगा हथियार, वो अब पॉसिबल नहीं है। हर्षित जी से यही समझेंगे कि कूटनीति में क्या होता है ना, डिप्लोमेसी में, कि लोग कहते हैं कि सिंबॉलिक चीजें होती है, बहुत सारी चीजें। तो इधर टैरिफ का जो है धमकी देना शुरू, इधर भपकी कहले धमकी दे दे कुछ भी, और इधर पीएम का जो है पुतिन से मिलना, चीन के दौरे पर जाना, एससीओ समिट में जिस तरह की तस्वीरें आई, ये सब क्या कहता है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। आपको याद होगा जब 27 तारीख को 50% टैरिफ लग गया था भारत में, उसी दौरान अजीत डोवाल रशिया में थे, एस जयशंकर चाइना में थे। एक हफ्ते भी नहीं हुए थे, 4 दिन के बाद जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है। अजीत डोवाल चाइना जाते हैं, जयशंकर चाइनीज जितने भी अथॉरिटीज होते हैं उनके साथ मीटिंग होता है। दो तरीके से समझते हैं। देखिए, टैरिफ तो है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो इंडियन मार्केट में अपना मोनोपोली सेट करे। भारत में अमूल एक ब्रांड है, ठीक है, वो डेयरी का सबसे बड़ा ब्रांड है। यूएसए यहाँ दखल चाहता है और इंडिया वो दखल आपको देने नहीं देगा। तो कई खुले भाषण में कहा कि हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। देखिए, इसमें भारत के लिए भी एक संदेश है, और भारत अब ट्रैक पर मुझे लगता है वापस आया। हाँ। क्योंकि भारत बीच में, मतलब जब से मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, बीच में भटक चुका था अपने पुराने फॉरेन पॉलिसी से, जो रशिया हमारा, मतलब मुझे लगता है सैकड़ों साल का मित्र है, अगर ऐसे देखा जाए तो भारत ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं है अगर आप पुतिन से मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही हमारी पॉलिसी ही रही। और जो गुट निरपेक्षता वाली, मतलब आप कह रहे हैं कि ये लौटे हैं वापस, वापस, कुछ भी नया, क्योंकि नमस्ते ट्रम्प करके हमने कई बहुत भाव भी दिया। हमने कोविड मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूएसए के सामने झुक जाना था, सोनिया गांधी ने वही किया, कांग्रेस करती है। मैं यहाँ पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मोदी जी भी भटके थे बीच में कि यूएसए, आपने देखा होगा कि वही चीज आप बता रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। वहाँ हाउडी मोदी होता है, यहाँ नमस्ते ट्रम्प होता है। तो उससे क्या हुआ कि हमने रशिया को धीरे धीरे दूर किया था। हालांकि रशिया भारत से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, न उसके भारत के बिना उसका काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम भटके थे। और डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा लगा कि ये नरेंद्र मोदी हैं, या जो हमारी करंट लीडरशिप है, वो हमारे बगैर चल नहीं पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है, कई दफा जो है, मुझे लगता है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प कहना सही नहीं होगा, अमेरिका कभी कभी चाहता रहा कि हम भारत को जो है ना चीन के प्रति इस्तेमाल करें, चीन के लिए। क्या ऐसा मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, बिल्कुल एशिया कंट्री में बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब दो सुपर पावर्स होते हैं ना, तो वो कहा जाता है ना कि हम सामने से बंदूक नहीं चलाएंगे, हम किसी कंधे पर बंदूक रखेंगे और बंदूक चलाएंगे। यूएसए सेम चीज इजराइल के साथ करता है। आप जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट समझिएगा, यूएसए कभी सामने से वॉर नहीं करेगा, उसका वॉर इजराइल लड़ता है। ईरान से लड़ रहा था, अब इजराइल से थोड़ा सा हम 1 मिनट एक्सप्लेन करेंगे, ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। इजराइल का युद्ध में यूएसए क्यों इंटरवीन करता है? इसीलिए इंटरवीन करता है क्योंकि सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में केवल एकमात्र वो देश था जो यूएसए को अपोज करता था। वहां पे इजराइल से युद्ध छिड़ा, सोचा कि हम एक साथ मिलकर के ईरान पे जो है टारगेट करेंगे। सेम आप यहां देख लीजिए ना, बांग्लादेश में देख लीजिए, जो रोहित जी ने कहा, बहुत बेहतरीन एग्जांपल था कि कितना का फंडिंग आया होगा कि एक ही बार में शेख हसीना की पूरी सरकार जो है वो गिर जाती है और उनको भाग करके भारत आना पड़ता है। चाइना के साथ भी ये पाकिस्तान को फंड करते हैं ताकि आप इधर उलझाए रहिए। लेकिन एक चीज आप देखे होंगे एससीओ मीट में,
पुतिन और मोदी ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे थे, वहां उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे और वो बस यूं ही निहारते रहे। उसके बाद बहुत ट्रोल भी हुए सोशल मीडिया पे, उसके बाद पुतिन से उनकी बातचीत भी हुई थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें यह देखा गया कि पुतिन उनकी बात नहीं सुन रहे थे, वो अपने सर को नीचे रख के बस हाँ हाँ कर रहे थे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह तक कह दिया वहां पे कि हम आपके भारत के दोस्ती पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम भी आपसे यही दोस्ती की उम्मीद करते हैं, जिसमें पुतिन ने थोड़ा सा मुस्कुराया था। देखिए चाइना का जो बात है ना, मैं एक ही चीज कहूंगा, यूएसए कभी किसी का नहीं हो सकता है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। यूएसए उसी का है क्योंकि वो एकमात्र ऐसा देश है जो अपने ही वेपन से दो देशों को लड़वाता है और उससे पैसा कमाता है। देखिए इसमें एक कोट है किसी राइटर का, मुझे याद नहीं आ रहा, कि गॉड क्रिएटेड वॉर सो दैट अमेरिकन कुड लर्न जियोग्राफी। एग्जैक्टली, है ना। तो ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए जो आप जिक्र कर रहे हैं उस तस्वीर का, शहबाज शरीफ बहुत उत्सुक थे मिलने के लिए पुतिन से। मैं ये कहता हूँ उस मीटिंग को देख के मुझे ऐसा लगा कि विधायक की मीटिंग में शहबाज शरीफ पार्षद के जैसे घूम रहे हो कि कोई विधायक हमारे तरफ ध्यान देते। तो देखिए उसमें कई फैक्टर है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान चलाने वाली वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, आर्मी चलाती है। इसके पीछे का कारण है 18-19 साल तक, 20-22 साल तक संविधान नहीं बना। आसिम मुनीर की जो बैठक हुई डोनाल्ड ट्रंप से, चर्चा का विषय रहा कि मतलब एक सेना अध्यक्ष जो है मिल रहा किसी राष्ट्रपति से वो मुलाकात जोक कर भी रहा तो चलता है ना कि राष्ट्रपति आसिम मुनीर ने सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को ये आदेश दिया कि आसिम मुनीर को प्रधानमंत्री बनाया। तो वो हाँ सब लोग जानते हैं कि 50% से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज पाकिस्तान की सेना के पास है। सरकार के पास वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जिन्ना ने कह दिया था कि लोकतांत्रिक होगा हमारा, है ना, इस्लामिक होगा, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ इस्लामिक और लोकतांत्रिक एक साथ कैसे हो सकता है। इसमें ना हमें एक फैक्टर पे बात करना चाहिए कि ठीक है टैरिफ तो लग गया, लेकिन हमें ये पीओवी भी समझना होगा कि भारत में क्या नुकसान है इसका। मैं वही पूछना ही चाह रहा था अभी आपसे, एक पॉइंट कमेंट लेना चाह रहा था आप दोनों लोगों से। शुरू करिए आप। नहीं आप बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाया हुआ है पहले। सबसे पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मार खा रही है हमारी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली देखिए आप तेलंगाना वाले एरिया में चले जाइए, वहां पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कपड़ा बनाती हैं, वही कपड़े को एक्सपोर्ट किया जाता है। उस पे इतना टैरिफ लगना तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है आज जब 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट होता है, शेयर मार्केट बूम पे था, रॉकेट पे था, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा निकाल रहे थे। तीसरी चीज, आज आप सभी को पता होगा जीएसटी 2.0 की बैठक चल रही है। ये कहीं ना कहीं अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक वाइडर पीओवी से बहुत बड़ा स्टंट है इंडिया का। क्योंकि इंडिया क्या कर रही है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। और अभी एक मिनट, और पीएम मोदी जो है बेंगलुरु में बोले भी थे हाँ, कि हमें आत्मनिर्भर होना होगा, स्वदेशी अपनाना होगा। मोदी तो मुझे लगता है 10 साल से ये बात बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर होना। हाँ, ये शुरू से उनकी नीति रही है। लेकिन क्या सवाल ये है कि जो मोनोपोली वेस्टर्न कंट्रीज चला रहा है, मैंने एक सवाल भी पूछा था कि क्या भारत 100% स्वदेशी बन सकता है? अच्छा हर्षित, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये बताइए इनके पास मार्केट कितना बड़ा है? इंडिया के पास नहीं, यूएसए के पास कितने लोग रहते हैं कि ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि अगर भारत का सामान वहां नहीं जाएगा या भारत के लोग वहां भेजना बंद कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, क्योंकि नया मार्केट बनाने के लिए भारत के पास ऑप्शन है। लेकिन रिप्लेसमेंट्स, अभी मैं यही पूछ रहा हूँ कि अभी तो टैरिफ लग चुका है, तो क्या हमारे पास वर्तमान में रिप्लेसमेंट्स है? नहीं है, कुछ चीजों के लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल ले लीजिए, यूएसए की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। वॉलमार्ट हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गया। मेट्रोपॉलिटन शहर में आप लोग नोटिस करते होंगे कि लोग आदी हो चुके हैं इन सारे प्रोडक्ट्स का। तो क्या अभी भारत के पास रिप्लेसमेंट्स है? क्योंकि अभी भारत फोन इंडस्ट्री में देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा हमारे पास फोन कंपनी नहीं है जो मेड इन इंडिया है। कंपनी बाहर की हो सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में। इसमें मुझे ये लगता है कि देखिए बहुत लोगों ने स्वदेशी बेचने की कोशिश की है ना, पेट्रियोटिज्म जगा के लोगों का, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाए जो एप्पल देता है या जो फॉरेन की कंपनीज देती हैं। उस तरह से काम भी नहीं हुआ, हम बोलते रहे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब मुझे याद है, मुझे कोविड टाइम में बाबा रामदेव ले आए कोरोनिल, उन्होंने दावा किया कि कोरोना, हाँ ना, कोरोना खत्म हो जाएगा। बाद में उनको जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने डांटा। तो इस तरह से तो सेंटिमेंट बेचे जा रहे हैं। एक बहुत साल पहले 2016 की बात है शायद, एक कोई फ्रीडम करके फोन आया था, हाँ, फ्रीडम 251, हाँ 251 उसका चला। तो ये सेंटिमेंट बेचने का वो छोड़कर जब हम प्रोडक्शन पे, क्वालिटी पे काम करेंगे, तब हम एप्पल को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर मैकडोनल्ड्स जिसका आप जिक्र किया उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब लास्ट कमेंट लेते हैं आपसे। क्या लगता है ये टैरिफ से पीछे हटेंगे डोनाल्ड ट्रंप? नुकसान तो नहीं भी है, भले हर तरफ हम बात करें कि ये कर दिया वो कर
दिया, लेकिन गालियां उन्हें भी पड़ रही है लेकिन वहाँ। पीछे तो नहीं हटेंगे वो। देखिए, हाँ, मैं यहाँ पे एग्री करता ईगो हूँ वाला इनसे। मामला है। ये ईगो क्लैश उस है। तरह के व्यक्ति तो है वो। अगर आप इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे देखिएगा तो यूएसए एक ऐसा देश है ना जो मर जाएगा, जो अपना 200-300 बिलियन डॉलर बर्बाद कर देगा, लेकिन वो झुकता नहीं है जल्दी। और ये ईगो क्लैश, हाँ, लेकिन एक बात और है कि भारत भी उसी मिजाज का है, वो भी नहीं झुकेगा, क्योंकि लाख मना करने के बावजूद हम क्रूड ऑयल रशिया से ले रहे हैं। दुनिया में 60% पीने लायक पानी रशिया में है, तो हम पानी भी आने वाले समय में रशिया से, जाहिर सी बात है। कोल ले लीजिए, रशिया के पास सबसे ज्यादा है। बॉक्साइट आयरन ले लीजिए, रशिया के पास है। तो रशिया के पास एक रिसोर्स पैकेज है जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। यूएसए के पास कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। उसके पास केवल वॉर है और हथियार है जो वो करते रहते हैं। रहता है। एग्जैक्टली। तो अभी हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली सनक के बारे में, कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं ट्रंप, पता नहीं परेशान क्यों हैं। और हम बात की एससीओ समिट के बारे में, पीएम मोदी का जो अभी दौरा था चीन, रूस, उस पर हम बात की और इसका असर क्या पड़ने वाला है, हमने इस पर भी विस्तार से चर्चा की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय के तौर पर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, हर्षित ने बताया अभी कि कई वीडियोज जियो पॉलिटिकल टॉपिक पर हर्षित ने बनाई है, टैरिफ से जुड़ा हुआ ही, तो आप चैनल पर जाइए और उन वीडियोज को भी देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।